नमस्कार साथियों, जय मां शारदे। आप सभी का सरस्वती ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं विनय प्रकाश मिश्रा आप सभी के साथ आज अपने नए प्रकरण के साथ जुड़ा हूं। हम आज हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्ण वह मूलभूत ध्वनि होती है जो किसी भाषा का आधार होती है। अर्थात यदि हम कल्पना करें कि कभी भाषा का उद्भव हुआ होगा तो उस कल्पना से पहले हमें यह कल्पना करनी पड़ेगी कि किसी ने पहले आ कहा होगा या किसी ने का कहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने आकर के का लिख दिया वो का हो गया। तो ये आ का खा या फिर किसी ने गा कहा होगा। तो यह जो ध्वनियां थी अर्थात इन सब का जो मूल है, इस शब्द को हम कह सकते हैं ध्वनियां। और यह जो ध्वनियां थी इन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप चिन्हांकित रूप ही वर्ण है। अगर हम वर्ण की परिभाषा लिखें, वर्ण को जब हम परिभाषा के रूप में देखते हैं तो हम पाते हैं कि मनुष्य द्वारा प्रकट की गई ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। अर्थात यदि हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है हा और हम उसे ऐसे लिखते हैं तो यह हिंदी भाषा का हा वर्ण है। अगर हम इसी ध्वनि के बजाय हम अपने मुंह से ध्वनि निकालते हैं वा, तो यह वा चिन्ह वा ध्वनि को प्रकट कर रहा है, अर्थात यह वर्ण है। और आप देख सकते हैं कि हा वा या फिर आ बा सा दा कुछ भी हम लिखें यह शाश्वत है। यह एक इसे हम कहीं से भी विच्छेदित नहीं कर सकते हैं, हम इसको क्षरित नहीं कर सकते हैं, यह क्षरित नहीं होता है। अर्थात जो कभी क्षरित ना हो वैसी प्रकृति कौन रखता है? वर्ण रखते हैं। और क्षरित ना होने की प्रकृति होने के कारण इन्हें हम अक्षर कह सकते हैं। अक्षर का अर्थ है जो कभी क्षरित ना हो सके, जो कभी घट ना सके, जिसमें कोई कमी ना आए। तो अक्षर क्या है? भाषा की मूलभूत इकाई है। और भाषा की मूलभूत इकाई होने के कारण यह क्षरित नहीं होती है, अतः हम इसे अक्षर कहते हैं। वर्ण की परिभाषा हमने देखी, हमने अक्षर देखा। अब हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और कैसे उनको हम संयोजित करें। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर हम दो आधारों पर वर्णों की संख्या देखते हैं। हम जब उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या देखते हैं तो हम पाते हैं हमारी वर्णमाला में 45 वर्ण होते हैं और जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। उच्चारण के आधार पर हम इतनी वर्णमाला का ही प्रयोग करते हैं। और जब हम लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या देखते हैं तो हम पाते हैं हमारे पास 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब आइए हम स्वर और व्यंजन का अध्ययन करते हैं, जिससे हम जान पाएंगे कि कैसे उच्चारण के आधार पर 45 ही और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। तो आइए हम स्वर और व्यंजन का अध्ययन करते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा अर्थात श्वास बिना किसी अवरोध के मुंह से बाहर निकलती है वह स्वर कहलाते हैं। स्वर 4 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और अयोगवाह। हम चारों स्वरों को सिर्फ और सिर्फ उनके उच्चारण की अवधि के आधार पर देखते हैं। आइए हम इन चारों स्वरों की परिभाषा देखते हैं और कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, प्लुत स्वर एवं अयोगवाह हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें कम से कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। जैसे कि हम देखते हैं अ, इ, उ और री, ये मूल स्वर भी कहे जाते हैं। और एक मात्रा का समय जो मैंने कहा, जितना समय इनके उच्चारण में लगता है वह समय काल एक मात्रा समय काल कहलाता है। आप ये बात ध्यान रखिए, जितना समय इन चारों के उच्चारण में लगता है वह समय ही एक मात्रा काल कहलाता है, क्योंकि हमें अगले जो स्वर पढ़ने हैं वह इसी एक मात्रा काल के आधार पर पढ़ने हैं। तो एक मात्रा काल वह काल होता है जिसमें इन स्वरों के उच्चारण किए जाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं।
ह्रस्व स्वर के उपरांत हम आते हैं दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें 2 मात्रा काल का समय लगता है, अर्थात जो ह्रस्व स्वर से बड़े होकर के आते हैं, बढ़ाकर बोले जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर है। जैसे कि पहले अ था, अब आ है। हम जैसे बचपन में पढ़ते थे छोटा आ, बड़ा आ, तो जो छोटा आ था वो ह्रस्व स्वर था, जो बड़ा आ था वो दीर्घ स्वर। हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं आ दीर्घ स्वर, ई दीर्घ स्वर, ए ऐ। अब इसमें दोनों ए और ऐ दोनों दीर्घ स्वर हैं, उ दीर्घ स्वर है और यह सब दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर के उपरांत हम आते हैं अयोगवाह पे। अयोगवाह 2 ही होते हैं। प्राचीन काल में इनका प्रयोग मुक्त स्वर के रूप में किया जाता था, अर्थात इन्हें हम स्वर मानते थे, लेकिन अब इन्हें व्यंजनों की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि कई चर्चाओं के बाद यह सिद्ध हुआ कि इनके उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं, लेकिन लेखन के आधार पर हम इन्हें इन्हीं में रखते हैं, अपने स्वरों में रखते हैं। और जब हम उच्चारण के आधार की बात करते हैं तो हम इन्हें व्यंजनों में रखते हैं। और हम लेखन के आधार पर जब देखते हैं तो जो ये हमारा अंग है ये अनुस्वर कहलाता है और अह अयोगवाह विसर्ग कहलाता है। यह दोनों अयोगवाह होते हैं। हमने अयोगवाह देखा। तीसरा स्वर हमारा प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें हम चिल्लाने में, जोर से बोलने में, बुलाने में किसी को प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं राम, या गाने में प्रयोग होते हैं, जिनको हम 3 मात्रा से अधिक समय देते हैं तो वहां पर प्लुत स्वर होता है। हालांकि प्लुत स्वर अब हमारे प्रचलन में नहीं है, लेकिन हम जब किसी चीज को तेजी से बुलाते हैं, जब हम 3 मात्रा का बल देते हैं तो वहां पर प्लुत स्वर होते हैं। हमने स्वरों का अध्ययन किया, अब हम व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। स्वरों से अतिरिक्त जितने भी हैं सभी व्यंजन होते हैं और इनकी परिभाषा होती है, इनकी एक विशेषता होती है कि यह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हम परिभाषा देख सकते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हम यदि व्यंजन की बात करें तो यह जो आपको अब दिख रहे हैं यह हमारे व्यंजन हैं। और व्यंजनों के यदि भेदों की बात करें तो हम पाते हैं कि व्यंजनों को हम 3 प्रकार से विभेदित कर सकते हैं। एक, इन्हें बोलने में श्वास की मात्रा के आधार पर। तो श्वास की मात्रा के आधार पर हम कैसे देखते हैं? श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण वे हैं जिन्हें बोलने में श्वास की आवश्यकता कम होती है। महाप्राण वे हैं जिन्हें बोलने में श्वास की आवश्यकता अधिक होती है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहे ये सभी अल्प प्राण हैं, जैसे कि का, खा, गा, अंगा, ये सभी अल्प प्राण हैं। और छा, झा, ये सभी जो आपको महाप्राण में दिख रहे हैं, इनमें हमें अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है, अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, अतः ये महाप्राण है। आइए श्वास के आधार के बाद हम व्यंजनों को स्वर तंत्री के आधार पर देखते हैं। व्यंजनों को देखने का दूसरा आधार होता है स्वर तंत्री में, अर्थात यहां पर कंपन का आधार। कंपन के आधार पर हम कैसे देखेंगे? कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक सुघोष व्यंजन होते हैं और एक अघोष व्यंजन होते हैं। सुघोष व्यंजन जिन्हें बोलने में स्वर तंत्री में कंपन होता है वे सुघोष व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग के 3रे, 4थे और 5वें वर्ण को हम सुघोष व्यंजन कह सकते हैं। जैसे क वर्ग में पहला और दूसरा का, खा, ये बोलने में स्वर तंत्री में कंपन नहीं हो रहा है, यह अघोष है। और यदि हम बोलते हैं गा, घा, अंगा, तो यहां पर कंपन हो रहा है, तो यह सुघोष है। सुघोष और अघोष आपको दिख रहे हैं। सुघोष और अघोष व्यंजन के बाद हम घोष और अघोष के बाद हम पाते हैं कि कुछ व्यंजन ऐसे भी बच जाते हैं
जिन्हें बोलने में श्वास की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। और वह व्यंजन जैसे या, रा, ला, वा, ये सभी हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, सुघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन और महाप्राण, अल्प प्राण व्यंजन हमने आज पढ़े। व्यंजनों को का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग में रखते हैं, आपको दिख रहे हैं। इसके बाद एक बात और करते हैं, व्यंजनों को देखने का एक और आधार देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्यंजनों को देखने का आधार कंठ, मतलब जो गले से बोले जाते हैं ऐसे व्यंजन आपको आपके स्क्रीन पर का, खा, गा, घा, जिह्वा मूली व्यंजन, वह हिस्सा जो जीभ का मूल है, वहां से जब कोई व्यंजन बोला जाएगा तो वह जिह्वा मूली व्यंजन कहलाएगा। जैसे कि क, ख, ग और तालव्य व्यंजन च, छ, जा, झा, या, शा। मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ये सब मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन का अर्थ है जो गले से बोले जाए। दंत व्यंजन, वत्स्य व्यंजन और इस प्रकार से आपको ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका व्यंजन दिख रहे होंगे। नासिका व्यंजन वे हैं जो नाक से बोले जाएं। दंतोष्ठ वे हैं जो निचले ओठ और दांत से बोले जाएं। ओष्ठ वे हैं जो दोनों होठों से बोले जाएं। वत्स्य वे हैं जो दांत के मूल से, जहां ऊपर का मसूड़ा और दांत मिलते हैं, वहां से बोले जाएं, वे वत्स्य हैं। दंत दांतों से बोले जाते हैं। मूर्धन्य मूर्धा से बोले जाते हैं। इस प्रकार बोलने के आधार पर और लिखने के आधार पर हमने व्यंजनों को देखा, स्वरों को देखा। आज हमने वर्णमाला का अध्ययन किया है। वर्णमाला के अध्ययन के बाद हम वर्णमाला की अशुद्धियों का अध्ययन कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।